नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में किसानों के योगदान को बताया महत्वपूर्ण। कहा, कृषि तकनीक में परिवर्तन से किसानों का बदला भाग्य। भरतपुर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का किया दौरा। पशुपालन और डेयरी किसानों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार का लगातार प्रयास जारी। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन। देश भर से 50,000 से अधिक पशुपालक किसानों ने वर्चुअल रूप से लिया भाग। केंद्र सरकार अगले महीने मनाएगी किसान समृद्धि महोत्सव। किसान रथ के जरिए नैनो यूरिया, नैनो डीएपी सहित सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में किसानों को कराया जाएगा अवगत। हरियाणा सरकार ने केंद्र से 20 सितंबर से धान की खरीद शुरू करने की मांगी अनुमति। राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कवर करने का दिया आश्वासन। मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान के भरतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सरसों अनुसंधान निदेशालय के कृषि वैज्ञानिकों के साथ संवाद किया। उपराष्ट्रपति ने कृषि वैज्ञानिकों से अनुसंधान को बढ़ावा देने का आग्रह किया ताकि किसानों को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि हमें नवाचार के लिए लीक से हटकर सोचना पड़ेगा और इसके अद्भुत परिणाम निकलेंगे। धनखड़ ने जोर देकर कहा कि अनुसंधान का जितना स्कोप कृषि के क्षेत्र में है, उतना और किसी क्षेत्र में नहीं है। प्रत्येक वस्तु जमीन के अंदर से ही निकलती है। अपने संवाद के दौरान उपराष्ट्रपति ने किसानों से तकनीक को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार की नीतियों ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया है कि उन नीतियों का फायदा हर कोई ले सकता है। आपको सिर्फ रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। मिलेट वर्ष की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को भी मोटे अनाज से बने व्यंजन परोसता है। ये वास्तव में बहुत बड़ा सराहनीय परिवर्तन और उपलब्धि है। टर्न ऑफ दिस डिकेड, इस दशक के अंत तक भारत विल बी द थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी। इसमें किसान का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी इकोनॉमी में किसान का योगदान गुणात्मक तभी बढ़ेगा जब आप जैसी संस्थाएं अपना कार्य भविष्य को देखकर करेंगे। देयर इज नीड फॉर रिसर्च, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, डायनामिज्म, और वो देश में नजर आ रहा है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने पशुपालन और डेयरी किसानों के बीच किसान क्रेडिट कार्ड उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी हितधारकों के साथ पिछले दिनों मुंबई में एक राष्ट्रीय केसीसी सम्मेलन की अध्यक्षता की। देश भर के 1000 सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से 50,000 से अधिक पशुपालक किसानों ने इसमें वर्चुअल रूप से भाग लिया। इस क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2018-19 में मत्स्य पालन और पशुपालन किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी सुविधा प्रदान की। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से सभी पात्र पशुपालन और मत्स्य पालन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करने के लिए जून 2020 से विभिन्न अभियान चला रहा है। देश भर में इसे और अधिक बढ़ावा देने के लिए AHDF केसीसी अभियान को 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप अब तक पशुपालन और डेयरी किसानों को 28.90 लाख से अधिक नए केसीसी स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें उन्होंने अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठनात्मक ऋण सुविधा प्रदान की है। केंद्र सरकार अक्टूबर के महीने में किसान समृद्धि महोत्सव मनाने जा रही है। इसी दौरान किसान रथ निकाला जाएगा। ये किसान रथ 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों में जाएगा। किसान रथ के जरिए नैनो यूरिया, नैनो डीएपी सहित सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में किसानों को अवगत कराया जाएगा। आने वाले दिनों में सरकार 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन देगी, जो किसानों की फसलों के लिए यूरिया और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करेगी। केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को देश के 1,60,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों पर 3,000 से अधिक किसानों और केंद्र संचालकों के साथ संवाद किया।
केंद्र सरकार के कार्यक्रम को किसानों तक पहुंचाने और नैनो यूरिया व नैनो डीएपी के फायदे को लेकर उन्हें जागरूक करने के लिए अक्टूबर महीने में सरकार किसान समृद्धि महोत्सव मनाने जा रही है। इस दौरान किसान रथ निकाला जाएगा। किसान रथ 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों में जाएगा। आने वाले दिनों में सरकार 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन देगी, जो किसानों के फसलों के लिए यूरिया और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करेगी। मंगलवार को केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों पर किसानों और केंद्र संचालकों के साथ संवाद किया। मोदी जी ने 9 साल में किसान के लिए बहुत कुछ निर्णय किया है। आज किसान को किसान सम्मान निधि के तहत उसके अकाउंट में पैसा आ रहा है। पहले कभी एमएसपी बढ़ती नहीं थी, आज एमएसपी हर साल बढ़ाई जाती है और किसान को अच्छा फसल का दाम मिल रहा है। पर्याप्त मात्रा में एमएसपी से प्रोक्योरमेंट हो रहा है। किसान को किसान समृद्धि केंद्र के द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस संवाद के दौरान मनसुख मांडविया ने किसानों से कहा कि वो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को अपनाएं और उन्होंने किसानों से ये भी आग्रह किया कि वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को जरूर बढ़ावा दें। मैंने एग्रीकल्चर विभाग को भी डायरेक्शन दिया है कि क्या रबी सीजन में हम 20% यानी कि आज हम हमारे डिस्ट्रिक्ट में 100 मेट्रिक टन यानी कि 1 लाख मेट्रिक टन केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, तो हम 80,000 मेट्रिक टन केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करें और 20,000 मेट्रिक टन फर्टिलाइजर के विकल्प में हम नैनो का उपयोग करें, हम बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करें, हम प्रोम का उपयोग करें। ऐसा वैकल्पिक खाद हमारे क्षेत्र में उपयोग हो। मिनिमम 20% रबी सीजन में हम सब लोग साथ में मिलकर संकल्प करें तो केमिकल खाद का उपयोग कम कर सकते हैं। केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री मनसुख मांडविया ने किसानों से आग्रह किया कि वो यूरिया के दाने का डायवर्जन नहीं होने दें। उसके लिए सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और इसके लिए उड़न दस्ता बनाया गया है, जो समय समय पर छापा मारकर दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई करता है। नई दिल्ली से नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजस्थान के जयपुर स्थित श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जौबिनेर अपना 11वां स्थापना दिवस मना रहा है। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। उनके साथ राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया भी मौजूद रहेंगे। कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि इस कृषि विश्वविद्यालय का कृषि शिक्षा, शोध और अनुसंधान के साथ प्रसार गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजस्थान के किसानों की आर्थिक तरक्की के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में विश्वविद्यालय ने सार्थक प्रयास किए हैं, जिससे छात्रों को शिक्षा के साथ कौशल दक्षता से युक्त किया जा रहा है। बड़ा हर्ष का विषय है कि श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जौबनेर के 11वें स्थापना दिवस के अवसर पर देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। उन्होंने हमारा निमंत्रण से हर्ष स्वीकार किया है और इस कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री माननीय श्री लालचंद जी कटारिया विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे और 11वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाने का हमने निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत ना कि सिर्फ जो मुख्यालय पे जो हमारे छात्र हैं या हमारी फैकल्टी के लोग हैं, डीन डायरेक्टर्स हैं, वो तो रहेंगे ही सरस्वती सभागार में। इसके अतिरिक्त हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं उनके सब छात्र और छात्राएं और डीन डायरेक्टर्स सब वहाँ से भी जुड़ेंगे। तो इस प्रोग्राम को हमने 11वें स्थापना दिवस को एक भव्य प्रोग्राम के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने नई दिल्ली स्थित भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित कार्यालय परिसर में 75 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। त्योहारी सीजन में खाद्य उत्पादों की कीमतों को नियंत्रित करने के साथ उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर भारत दाल और प्याज की आपूर्ति सुनिश्चित करवाने में सरकार में से रसोई अभियान से कितनी मदद मिलेगी, इस विषय पर हमारे संवाददाता उपी यादव ने बात की केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह से।
भारत सरकार खाद्य उत्पादों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए लगातार काम कर रही है और मंत्रालय के सचिव का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। तकरीबन 75 गाड़ियों को खाद्य आपूर्ति की फ्लैग ऑफ करके रवाना किया गया। इसमें प्याज, दाल और कई तरह के उत्पाद जो सस्ते दर पे उपभोक्ताओं को मिलेंगे। सस्ते दर पे खाद्य आपूर्ति को सुनिश्चित कराने के लिए आपने जब से 4 संभाला, हम लगातार देखते आ रहे हैं कि आप इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी क्रम में एक महाअभियान भी आपने चलाया। क्या मकसद है? त्योहारी सीजन की शुरुआत से पहले ही आपने ये महाअभियान चलाया। देखिए, आपने एकदम सही कहा। त्योहारी सीज़न में प्रति वर्ष डिमांड ज़्यादा होती है, इसीलिए कीमतें भी ज़्यादा होती हैं। तो सरकार का विशेष प्रयास है कि उपलब्धता उचित दरों पर बनाई जाए, जारी रखी जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से ज़्यादा कीमतें ना चुकानी पड़े। तो जैसा आपको ध्यान होगा, पिछले माह टमाटर में हमने इंटरवीन किया था और धीरे से मार्केट को नच किया तो प्राइसेस नॉर्मलाइज हो गई हैं। उसी तरह हम प्याज, चना दाल और अन्य जैसे मिलेट्स, श्री अन्न वगैरह हैं, इसकी उपलब्धता इन गाड़ियों के माध्यम से डोर स्टेप तक उपलब्ध कराएंगे। आज एनसीसीएफ ने 75 गाड़ियाँ शुरू की हैं। इसको धीरे धीरे बढ़ाकर 500 किया जाएगा और नाफेड के द्वारा भी 500 अन्य गाड़ियाँ चलाई जाएंगी। तो पूरे भारत में जो मेजर टाउन्स हैं उसमें ये उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ऐसा सरकार का प्रयास। भविष्य में भी और कोई ऐसी योजना है जिससे इसका ये 75 की जगह इनकी संख्या बढ़े और उत्पादों की भी संख्या बढ़े, ऐसा कोई कार्य योजना है? किसी कमोडिटी में, किसी वस्तु में सरकार को लगता है कि ट्रेडर्स अनावश्यक रूप से फ़ायदा उठा रहे हैं या कीमतें अनावश्यक रूप से ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो सरकार ज़रूर इंटरवीन करेगी। ऐसा प्रधानमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी हालत में अनावश्यक रूप से कीमतें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उपभोक्ताओं को सुलभ दरों पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाए। जो मिलेट्स की भी आपने जिक्र किया, मिलेट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, G20 में भी इसका इनिशिएट है और बहुत सारे लोग इनके बाई प्रोडक्ट्स के बारे में जानते नहीं है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, लेकिन आपके इस अभियान के जरिए ये बिकेंगे तो किसानों को एक तरह से फ़ायदा कितना होगा? देखिए, कृषि मंत्रालय द्वारा मिलेट्स के बारे में प्रचार प्रसार, व्यापक उपलब्धता, खाद्य मंत्रालय द्वारा इसका किसानों से खरीद करना MSP पर, इस तो सभी के सम्मिलित प्रयास से इसकी न केवल उत्पादन समुचित रूप से हो, उसकी किसानों को समुचित कीमतें मिलें, उसको प्रोक्योर करके और पूरे देश में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये तीनों स्तरों पर काम हो रहा है। तो ये थे केंद्रीय उपभोक्ता मामलात मंत्रालय के सचिव रोहित कुमार सिंह, जिनका मानना है कि सरकार उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए न केवल लगातार प्रयास कर रही है, बल्कि बाजार में सस्ते दर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवा कर उपभोक्ताओं को राहत देने का प्रयास भी कर रही है। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगमोहन के साथ में OP यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। अगली खबर हरियाणा से। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ने कहा है कि धान की खरीद के लिए हरियाणा सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होती है, लेकिन प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है कि इस वर्ष 20 सितंबर से धान की खरीद शुरू करने की अनुमति दी जाए। JP दलाल ने सोमवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उम्मीद है कि केंद्र से जल्द ही खरीद की अनुमति मिल जाएगी तो हम खरीद प्रक्रिया आरंभ कर देंगे। दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनी ने जिन किसानों का बीमा नहीं किया है, अब उनका बीमा प्रदेश सरकार करेगी। कृषि मंत्री ने किसानों को आश्वस्त किया है कि किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है। कृषि मंत्री ने कहा है कि इस बार प्रदेश में खाद की कमी नहीं होगी, सरकार के पास खाद की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि गत दिनों केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में खाद की उपलब्धता को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई थी। किसान संगठनों द्वारा बाजरे की खरीद नहीं करने को लेकर उठाए जा रहे सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि अभी बाजार में बाजरे का भाव MSP से नीचे है। अभी तक 10,000 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद हुई है। अभी सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और यदि बाजार भाव यही रहता है तो प्रदेश सरकार भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को पैसा देगी या MSP पर खरीद शुरू करेगी। भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्याद के कार्यालय परिसर में 75 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। त्योहारी सीजन में खाद्य उत्पादों की कीमतों को नियंत्रित करने के साथ उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर भारत दाल और प्याज की आपूर्ति सुनिश्चित करवाने में सरकार से रसोई अभियान से कितनी मदद मिलेगी, इसी विषय पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित के अध्यक्ष विशाल सिंह से। भारत सरकार देश के उपभोक्ताओं को खाद्य आपूर्ति की सस्ती दर पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए लगातार काम कर रही है और इसी क्रम में सरकार से रसोई तक महाअभियान के जरिए 75 छोटी गाड़ियों को रवाना किया गया, जिसमें खाद्य आपूर्ति से जुड़ी कई तरह की सामग्री और सस्ते दर पे उपभोक्ताओं को बाजार में मिलेगी। अभी इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के
चेयरमैन, त्योहारी सीजन है, ऐसे में कीमतें नियंत्रित हो, सस्ते दर पे खाद्य उत्पाद मिले, इसके संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण प्रयास? देखिए, ये प्रयास सरकार की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इस काम के अंदर सरकार ने लगाया है और हम ये चाहेंगे कि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को फ़ायदा हो। बीते कई दिनों से आपकी तरफ से ये अभियान चलाया जा रहा है, मुख्य मुख्य जो रास्ते हैं, चौक चौबारे हैं, जहाँ पर आपकी वैन खड़ी होती है और प्याज और कई तरह की टमाटर जैसी उपलब्धता सुनिश्चित कराती है। इससे एक तो कीमतें नियंत्रित करने में और उपभोक्ताओं को राहत देने में कितनी मदद मिल रही है? देखिए, ये पहल टमाटर से शुरू हुई थी और अब प्याज और चना दाल में भी हम लोग ये कर रहे हैं। हमारी 75 वैन्स दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर शुरू होंगी और लगभग 500 वैन्स हम लोग पूरे देश के अंदर हम लोग अपने वैन्स के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि जैसे ही आप ये इस तरह की मुहिम शुरू करते हैं तो आप प्रत्यक्ष रूप से तो फ़ायदा पहुंचा ही रहे हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से लोग मंडी में या जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, होर्डिंग करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, उनको भी आप एक तरह का उनका कमर तोड़ते हैं, जो कि एक तरीके से पहल तो आप शुरू कर चुके हैं। अब उनको भी उसी रेट पे या अपने कम रेट पे करके उनको भी वही सामान बेचना पड़ेगा। आपकी तरफ से एक सार्थक प्रयास किया जा रहा है, उसमें और नई लिस्ट क्या हो सकती है? देखिए, ये तो सरकार के दिशा निर्देश के ऊपर है। सरकार हमें जिस कमोडिटी के अंदर, जिस फसल के अंदर भी कहेगी हमें इंटरवीन करने के लिए, तो हम उसमें करेंगे। मिलेट्स की अगर बात करें, आप देख रहे हो यहाँ मिलेट्स के कई उत्पाद हैं और आपकी इस वैन में भी उनको जगह मिली है, तो निश्चित तौर पर जो पोषक अनाजों की खेती करने वाले किसान हैं उनके उत्पाद बिकेंगे तो आमदनी भी बढ़ेगी। तो इससे कितना सार्थक प्रयास देख रहे हैं? देखिए, मिलेट्स पहले कहा जाता था मोटा अनाज, और मोटे अनाज को माना जाता था कि ये सिर्फ मवेशी के लिए है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी पहल है, और आज के दिन पे जो भी मिलेट्स पैदा कर रहा है उसको बहुत फ़ायदा हो रहा है, अच्छे रेट्स मिल रहे हैं, और अधिक से अधिक किसान भी अब मिलेट्स के प्रति जागरूक हो रहा है और अपनी फसल में मिलेट्स को भी इंगेज कर रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है, उसको पैदा कर रहा है। कालाबाजारी रुके और इस तरह खाद्य आपूर्ति को लेकर अफरा तफरी का माहौल ना हो, इसको कोई इनिशिएटिव आपकी तरफ से भी है? देखिए, हम प्याज और चना दाल के लिए हमारा इनिशिएटिव चालू है, और ये हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि हम मार्केट सेंटिमेंट्स को कंट्रोल करें और महंगाई पे भी नियंत्रण लाने का पूरा हमारा प्रयास है। तो ये थे भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के चेयरमैन, जिनका मानना है कि उपभोक्ताओं को सस्ती दर पे खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित हो, उत्पादों के दाम कम कीमत में मिले। इसी को लेकर न केवल ये वैन शुरू की गई है, बल्कि अभी इसको आगे बढ़ाकर देश के अन्य राज्यों में भी भेजकर उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर उपभोक्ता मामलात मंत्रालय की तरफ से राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे साथ कैमरामैन जगमोहन के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और अब बात मंडी भाव की, आइए देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक 8 सितंबर तक सोयाबीन की बुआई 125,40,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2022 के दौरान खरीफ सोयाबीन की खेती 124,06,000 हेक्टेयर में हुई है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। मंगलवार को कुछ ही मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो वेरावल, काला पीपल और कोटा मंडी में सोयाबीन के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि बक्सरा और मक्सी मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की वेरावल मंडी में 11 सितंबर को सोयाबीन का भाव रहा 4,635 रुपए। 12 सितंबर को इसके भाव में 20 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 4,655 रुपए पर। राज्य की ही बक्सरा मंडी में इस दौरान पीली सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 11 सितंबर को पीली सोयाबीन का भाव था 4,522 रुपए। 12 सितंबर को इसके सौदे 100 रुपए गिरकर 4,422 रुपए पर हुए, जबकि मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 11 सितंबर को पीली सोयाबीन का भाव रहा 4,950 रुपए। 12 सितंबर को इसके सौदों में 45 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 4,995 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं मक्सी मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 11 सितंबर को सोयाबीन का भाव था 4,600 रुपए। 12 सितंबर को इसके भाव 100 रुपए टूटकर 4,500 रुपए पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में सोयाबीन के भाव की बात करें तो यहाँ 11 सितंबर को सोयाबीन का भाव रहा 4,650 रुपए। 12 सितंबर को इसके भाव में 50 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 4,700 रुपए। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है।
साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 30,33,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। कुल तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149,76,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 129,87,000 टन थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो मंगलवार को सूरत, पुणे और काला पीपल मंडी में प्याज के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि रेवाड़ी मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में नरमी देखने को मिली। एग्बाप नेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 11 सितंबर को प्याज का भाव रहा 2,025 रुपए। 12 सितंबर को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2,050 रुपए प्रति क्विंटल पर। हरियाणा की रेवाड़ी मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 11 सितंबर को प्याज का भाव था 1,900 रुपए। 12 सितंबर को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 1,800 रुपए पर हुए। प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 11 सितंबर को प्याज का भाव था 1,300 रुपए। 12 सितंबर को इसके सौदों में 50 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 1,350 रुपए। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 11 सितंबर को प्याज का भाव था 1,175 रुपए। 12 सितंबर को इसके भाव में 280 रुपए का भारी उछाल आया और भाव 1,455 रुपए पर जा पहुंचा। देश की दूसरी मंडियों में प्याज के भाव की बात करें तो मंगलवार को चंडीगढ़ मंडी में प्याज का भाव रहा 2,000 रुपए। बिहार की मुरलीगंज मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में प्याज 1,250 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 1,900 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। और आइए अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में खीरे की तुड़ाई कर ले, यहीं टमाटर के खेत से खरपतवार निकाले। टमाटर के खेत में जरूरत के अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। इसके साथ ही मटर की तैयार फसलों की तुड़ाई कर ले, वहाँ फूल गोभी की कटाई करें। इसी तरह पत्ता गोभी की भी कटाई कर सकते हैं। हिमाचल में सेब के बागों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान मूंग और उड़द के खेत में निराई करते रहें। वहीं सोयाबीन के खेत में निराई करने का समय उपयुक्त है। साथ ही बैंगन के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग करें। हिमाचल प्रदेश में शलगम के खेत में भी जरूरी उर्वरक डालें। उत्तराखंड में धान के खेत में उचित जल स्तर बनाए रखें। किसान लौकी के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। साथ ही मटर के खेत में निराई कर सकते हैं। यहाँ लाल मिर्च की तुड़ाई कर ले। इस समय आलू की बुआई करें। उत्तराखंड में उड़द की कटाई कर सकते हैं। उड़द के खेत में सिंचाई करें। किसान मूंग की कटाई करते रहें। मूंग के खेत में हल्की सिंचाई कर सकते हैं। मूंग के खेत से खरपतवार निकाल लें। इसके अलावा सोयाबीन के खेत में सिंचाई करते रहें। सोयाबीन के खेत की सही तरीके से देखभाल करें। किसान पालक की बुआई करें। उत्तराखंड में गन्ने की बुआई का उचित समय है। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं।
इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथिक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। और अब कुछ और खबरें खास खबर में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन परियोजना का उद्घाटन किया। विधानसभा को डिजिटल बनाने और टैबलेट के माध्यम से विभिन्न प्रौद्योगिकी आधारित संचालन में विधायकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है। यूपी के कई शहरों में डेंगू कहर बरपा रहा है। लखनऊ में बारिश के बाद डेंगू के मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। डेंगू के साथ वायरल फीवर भी तेजी से फैल रहा है। केरल के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस के संक्रमण से 2 लोगों की मौत के बाद अब 9 साल के एक बच्चे सहित 2 और लोग वायरस से संक्रमित हो गए हैं। नोएडा के गठन के 47 वर्ष बाद प्रदेश को एक और नए औद्योगिक शहर की सौगात प्रदेश सरकार ने दी है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा के नाम से नया औद्योगिक शहर झांसी ग्वालियर मार्ग पर बसाया जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने राज्य के 117 मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है, जिसमें संस्कृत भी शामिल है। चेन्नई में सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने एआईएडीएमके के पूर्व विधायक सत्यनारायण भक्तवत्सलम के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए जवान महिपाल सिंह वाला के परिजन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सिगमन महिपाल सिंह के परिवार को आर्थिक मदद के तौर पर 1 करोड़ रुपए का चेक भी सौंपा। राजस्थान में राज्य सरकार के खिलाफ विरोध के सुर जारी है। कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।